दोस्तों नमस्कार। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमारा देश भारत वर्तमान की जरूरी व ज्वलंत मुद्दों को छोड़ करके इतिहास के उन पन्नों में जा कर के उलझ चुका है, जिसका आज न तो कोई प्रासंगिकता है और न ही जिसके माध्यम से आज की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। और एक ऐसा ही विवाद कह लीजिए राणा संगा को लेकर के निकल पड़ा है, जिसको लेकर के की चर्चा काफ़ी गरमाया हुआ है हिंदुस्तान की राजनीतिक गलियारों में। ये जो पूरा मामला है, दरअसल ये समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं जिनका कि नाम रामजी पाल सुमन है। ये राज्यसभा के मेंबर हैं और राज्यसभा के अंदर इन्होंने राणा संगा को लेकर के कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ बयानबाजी किया है। और इन्होंने जितनी भी बातें कही है राणा संगा को लेकर के, मुख्य रूप से उसमें 3 बातें हैं जिसको कि लेकर के और भाजपा के लोग या अन्य जो भाजपा समर्थित दल हैं वो लोग आपत्ति उठा रहे हैं। वो जो 3 बातें यहाँ पर रामजी पाल सुमन ने जो कही है उसको आप समझ लीजिए। सबसे जो पहली चीज़ उन्होंने कही, जो उनके पूरे वक्तव्य का एक तरीके से सार कह सकते हैं, पहली चीज़ जो चीज़ निकल करके आती है उनके पूरे स्टेटमेंट से, वो ये है कि जो राणा संगा था वो बेसिकली एक गद्दार व्यक्ति था और राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत आमंत्रित किया था। दूसरी चीज़। और तीसरी बात जो उनके भाषण से निकल करके आता है, उनके स्टेटमेंट से निकल करके आता है, वो ये आता है, वो कहते हैं कि हम लोग बाबर की आलोचना तो करते हैं, बाबर का बुराई तो करते हैं, लेकिन हम लोग राणा संगा के बारे में नहीं बोलते हैं कि राणा संगा भी उतना ही बुरा था। यानी कि हमें बाबर की भी आलोचना करनी चाहिए तो साथ में ही राणा संगा की भी आलोचना करनी चाहिए। ये 3 बातें हैं जो कि रामजी लाल सुमन के उस स्टेटमेंट से निकल करके आती है और फिर इसके पश्चात हिंदुस्तान में राजनीति, सियासत गर्म हो जाती है और भाजपा के जितने भी लोग हैं, भाजपाई नेता हैं और भाजपा समर्थित या भाजपा को समर्थन करने वाले जो संगठन हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो सब लोग उग्र हो जाते हैं। और उसमें से जो सबसे आगे निकल करके आता है वो करणी सेना निकल करके आता है। और इसके बाद ये स्टेटमेंट इन्होंने, जो रामजी पाल सुमन ने, उन्होंने 21 मार्च को ये स्टेटमेंट दिया था और उसके 3-4 दिनों के पश्चात ही करणी सेना के जो लोग हैं वो रामजी पाल सुमन के घर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर जा कर के उनके घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर नारेबाजी होती है, हुड़दंगी होती है, तोड़ फोड़ भी होता है और यहाँ तक कि पुलिस वालों के साथ झड़प भी हुआ था, पत्थरबाजी भी हुआ था, कुछ लोग उसमें घायल भी हो चुके थे। और मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि करणी सेना के एक नेता हैं मकराना साहब, महिपाल मकराना, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये तो अभी ट्रेलर है और इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में होगा। ये करणी सेना के लोगों की बात थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं वो सभी लोग रामजी पाल सुमन के इस स्टेटमेंट की आलोचना किया था, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे दिया कुमारी जो कि राजस्थान की डिप्टी सीएम है वो हो, या फिर जो वक्फ बोर्ड पर जेपीसी के अध्यक्षता कर रहे हैं जगदम्बिका पाल, ये मतलब बीजेपी के लगभग सभी नेताओं ने रामजी पाल सुमन के इस स्टेटमेंट का आलोचना किया था। अब इस चीज़ को लेकर के जब यह मामला तूल पकड़ रहा था तो इस चीज़ को लेकर के अखिलेश यादव ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया और जो रामजी पाल सुमन है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है। इस स्टेटमेंट को पहले हम देख लेते हैं। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें वो कहते हैं कि भाजपा ने हमेशा अपने राजनीतिक फ़ायदे और नफरत फैलाने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर हुई घटना निंदनीय है। रामजी लाल सुमन दलित सांसद हैं और उनके पास काफ़ी अनुभव है। उनके आवास पर तब हमला हुआ जब खुद मुख्यमंत्री जिले में थे। इसके बाद इस मामले को तूल पकड़ते हुए देख करके जो रामजी लाल सुमन है, वरिष्ठ सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनका एक स्टेटमेंट आया है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना नहीं था।
मेरा बयान न तो किसी जाति के खिलाफ था, न किसी वर्ग के खिलाफ था और न ही किसी धर्म के खिलाफ था। जहाँ तक माफ़ी का सवाल है तो इस जन्म में तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लोगों को सही बातें सुनने की आदत डालनी चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि जो रामजी लाल सुमन है ये क्यों नहीं माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और क्यों ये कह रहे हैं कि लोगों को सही बातें सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। यहाँ पर इनका जो स्टेटमेंट था वो कि जो राणा सांगा थे उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था इंडिया। इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के आमंत्रण पर बाबर इंडिया आया था ताकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा सके। इसमें कितनी सच्चाई है ना, इसको भी मैं आगे इसको बताऊंगा और सोर्स के साथ बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक दो चीज़ें और हैं जो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि एक छोटी सी जानकारी है जिसको कि आपको जानना चाहिए कि जो राणा सांगा थे ये बेसिकली मेवाड़ के राजपूत शासक थे और इनका जो मूल नाम था संग्राम सिंह था, लेकिन ये राणा सांगा के नाम से लोकप्रिय हो चुके थे। और इनके बारे में एक बात कही जाती है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ों को लेकर के हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है, बस वो चीज़ें चली आ रही होती है। और बहुत से इतिहासकारों ने इस तरीके की बातें कही है, बड़े बड़े राजाओं के बारे में भी कही है। इवन जो द ग्रेट अशोक हैं उनके बारे में भी बहुत सी ऐसी बातें कही जाती है जिसको लेकर के कोई फैक्ट हमारे पास इस तरह का प्रूफ नहीं होता है, कोई प्रमाण नहीं होता है। तो राणा सांगा के बारे में भी ये चीज़ कही जाती है कि इन्होंने सत्ता को हासिल करने के लिए अपने ही भाइयों के साथ युद्ध किया था। अशोक के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी अपने भाइयों को मार दिया था गद्दी हासिल करने के लिए। तो इतिहास में ये सब चीज़ें बहुत ही सामान्य सी बात होती है और इसको लेकर के इतिहासकारों के अंदर भी तमाम तरीके के मतभेद होते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं उपलब्ध होता है। बेसिकली यही चीज़ है। अब इस पूरे मामले को लेकर के दो बातें अंत में मैं कहना चाहूँगा। पहला चीज़ जो मैंने बोला कि आमंत्रण को लेकर के कि क्या सच में राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान इनवाइट किया था कि तुम यहाँ पे आ जाओ, इसमें कितनी सच्चाई है और इतिहास इसके बारे में क्या कहता है, इस पर एक नज़र डालना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर जो नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग का पाठ्यक्रम जो है, जो सिलेबस है, उसमें एक बात कही गई है और उसी को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो जो नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग के पाठ्यक्रम है उसमें कुछ बातें लिखी गई है, इसको यहाँ पर आप सुन लीजिए। कहा गया है कि लोदी शासन में पंजाब के बड़े हिस्से का गवर्नर ब्रैकेट में अफगान दौलत खान लोदी का इब्राहिम लोदी से संघर्ष बढ़ रहा था। इधर राणा सांगा भी उत्तर भारत में अपने शासन का विस्तार करने की कोशिश में लगे हुए थे। दूसरी जो बात इसमें कही गई है कि इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने को कहा था और राणा सांगा और दौलत खान लोदी के आमंत्रण ने शायद, यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसको ध्यान दीजिएगा, कि शायद बाबर की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया होगा। मतलब बाबर ऑलरेडी आना चाहता था, यहाँ पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन राणा सांगा और दौलत खान लोदी के आमंत्रण ने शायद बाबर की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया होगा। यानी कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग का पाठ्यक्रम है ये इस चीज़ को लेकर के आशंका जाहिर करता है। यद्यपि वो आना चाहता था लेकिन इनके आमंत्रण ने उसकी महत्वाकांक्षा को हो सकता है कि और बढ़ा दिया होगा और वो यहाँ पर आने के लिए विवश हो गया होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी पाल सुमन, उन्होंने कहा कि लोगों को सच और सही बातें सुनने की आदत डालनी होगी और मैं इसके लिए माफ़ी कभी नहीं मांगूंगा। यानी कि जो रामजी पाल सुमन हैं वो अपने बातों पर अडिग हैं और इतिहास के इसी तथ्य को लेकर के वो समझते हैं कि सच में राणा सांगा ने बाबर को भारत आमंत्रित किया था। यहाँ पर रामजी लाल सुमन अगर इस नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग के पाठ्यक्रम के अनुसार हम बात करें तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही प्रतीत होते हैं।
अब जो दूसरी चीज़ है, जो मेरी राय है, जो मैं कहना चाहता हूँ इस पूरे मसले को लेकर के, वो ये है कि जो भी विपक्ष के नेता हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, आरजेडी के लोग हों या आम आदमी पार्टी के लोग हों, जो भी ओपोजिशन पार्टी के लोग हों, उनको इस तरीके के बयान देने से बचने की कोशिश करना चाहिए। कारण उसके पीछे ये है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो इस तरह के चीज़ों में देश को उलझाने में इनको मास्टरी हासिल है। आप सही बात बोलेंगे, रामजी लाल सुमन ने इतिहास के अनुसार एक तरीके से सही बात बोली, लेकिन उसको जो बीजेपी के लोग हैं या इनके जो समर्थक हैं उसको गलत तरीके से देश के सामने पेश करते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं और उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं कि इसने हमारे शासक का अपमान किया, और इसको एक तरीके से हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी पता है, ये पूरे देश को पता है कि जो बीजेपी है, जो भाजपा है, उसकी की पूरी राजनीति ही हिंदू मुस्लिम पर आकर के केंद्रित है और इसी से उनकी राजनीति चलती है। तो अगर कोई भी विपक्ष का नेता अगर इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट देता है तो ये तो बीजेपी वालों के लिए एक सुनहरा मौका हो जाता है कि चलो हमें एक मौका मिला है और इस मौके को हम लोग भुना लेते हैं और लोगों को गुमराह करने का, लोगों को बरगलाने का और जो ज़रूरी मुद्दे हैं इस देश में उस पर बात नहीं करने का हमें एक और मौका मिल गया है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि विपक्ष के जितने भी लीडर्स हैं, यद्यपि वो सच बोल रहे हैं, वो इतिहास के अनुसार सही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो उस चीज़ को गलत तरीके से देश के सामने प्रेजेंट करते हैं, इमोशनल फूल बनाने की कोशिश करते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश के लोगों को। तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों फालतू की इन चीज़ों में पड़ना है। यहाँ पर जो अपोजिशन के लीडर्स हैं इनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि हमको उनके पीछ पर नहीं जाना है। बीजेपी के लोग तो चाहते ही हैं कि आप इस तरीके की धार्मिक बातें कीजिए जिसका संबंध हिंदू मुस्लिम से हो, है ना, लेकिन इसमें आपकी समझदारी है कि आप उसके जाल में नहीं फंसें और उनको जो है अपने पीछ पर खिलाएं, है ना। यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम तरीके की समस्या है, इन चीज़ों पर उनको लाने की कोशिश करें, अपने पीछ पर लाने की कोशिश करें, न कि आप उनके हिंदू मुस्लिम के पीछ पर चले जाएं। इससे उनको और सहूलियत होगी और वो और इस देश के लोगों को गुमराह करेंगे, इस देश के लोगों को बरगलाएंगे, भ्रमित करेंगे, जो कि उनका काम है। इसी से उनकी राजनीति चल रही है। राणा संगा विवाद को लेकर के ये पूरी बात थी जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आप इस मुद्दे को, इस विवाद को शायद समझ पाए होंगे। आपकी क्या राय है वो भी मैं जानना चाहता हूं और इसीलिए कमेंट में अपनी राय भी आप लोग ज़रूर लिखिए और हमसे शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहें, अगर आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।